गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी क्या होता है। ठीक, उसके बाद अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। मेन टॉपिक आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, तो उससे पहले हम इकोलॉजी अध्ययन करेंगे। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीवधारियों का वातावरण के साथ जो संबंध होते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। तो ये क्या, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसकी शाखा है जीव विज्ञान की, जिसमें जीवधारियों का वातावरण के साथ क्या संबंध है। जैसे हिरण का जंगल के साथ क्या संबंध है, हिरण का जमीन के साथ, मिट्टी के साथ क्या संबंध है, हिरण का जल के साथ क्या संबंध है, हिरण का वनस्पति के साथ संबंध क्या है, इसी को हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। जीव का जल के साथ क्या संबंध है, जलवायु के साथ क्या संबंध है, जलवायु के साथ क्या संबंध है, जीव का वनस्पति के साथ क्या संबंध है, और जीव का मिट्टी के साथ क्या संबंध है। ठीक है, यही संबंध जीव का इन सब चीज़ों से जो संबंध है उसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का जो संकल्पना सर्वप्रथम दिए थे रेटर, इकोलॉजी शब्द की जो संकल्पना दिए थे प्रथम रेटर 1864 में, उसके बाद अर्नेस्ट हैकल 1869। तो रेटर ने इकोलॉजी शब्द की पहली संकल्पना दिए थे 1865 में, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिया था। ठीक है, मगर ऑप्शन में अर्नेस्ट हैकल ही रहता है, रेटर नहीं रहता है। अगर आपको ऑप्शन में रेटर आ गया तो आप रेटर ऑप्शन लगा टिक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ऑप्शन में अर्नेस्ट हैकल ही रहता है। ठीक, तो समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती गई, और इकोलॉजी की परिभाषा भी बदलती गई। किसी भी जीवधारी का उसका वनस्पति के साथ क्या संबंध है, मानव के साथ क्या संबंध है, उसका भौतिक वातावरण के साथ क्या संबंध है, तो इसी का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। किसी भी जीव का वातावरण, वनस्पति, मनुष्य के साथ क्या संबंध है, उसका अन्य जीव जंतुओं के साथ क्या संबंध है, इसी का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। इसी से आया है इकोसिस्टम।
इसी से आया है इकोसिस्टम। इकोलॉजी के तमाम पार्ट हैं, इकोलॉजी के तमाम पार्ट ही इकोसिस्टम कहलाता है। इसका मतलब पहले इकोलॉजी आई, बाद में इकोसिस्टम आया। तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम समझ लेते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक इकाई है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। इसमें जीव जंतु का वातावरण के साथ अंतः संबंध होता है। लगभग दोनों चीजें एक ही हैं। इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है, इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। जीव जंतु और वातावरण के साथ, जीव जंतु का वातावरण के साथ एक अंतः संबंध होता है, एक संबंध होता है, ठीक है। और लगभग वही डिफिनीशन इकोलॉजी की थी, ठीक है। तो अगर कोई पूछे दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि इकोसिस्टम जो होता है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे एक जल की बूंद है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं, एक जल की बूंद है, उसका जीव का के साथ भी संबंध है, और अगर महासागर है उसके साथ भी उसका संबंध है। तो एक छोटी बूंद भी इकोसिस्टम होगी और एक महासागर भी इकोसिस्टम होगा। लेकिन इकोलॉजी क्या, बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। पूरी पृथ्वी ही अपने आप में एक इकोलॉजी है, ठीक है। तो बड़ा कौन है, इकोलॉजी बड़ा है। छोटा कौन है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मगर इकोलॉजी से छोटा ही रहेगा, ठीक। अब इसमें प्राकृतिक इकाई है। प्राकृतिक इकाई का मतलब वन है, जल है, जल का मतलब महासागर, महासागर, घास स्थल, ये सब क्या है, प्राकृतिक इकाई है। इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, वन का एक निश्चित क्षेत्र होता है, महासागर का एक, घास स्थल का एक निश्चित क्षेत्र होता है। जीव जंतु का उसके साथ संबंध होता है। तो जीव जंतु का वातावरण के साथ संबंध होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, जैविक अजैविक के संबंध होता है। जीव जंतु क्या होते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे उनका वृद्धि होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी संकल्पना कौन दिए थे। इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दिया था। इकोसिस्टम की A.G. टांसले। इकोसिस्टम की संकल्पना A.G. टांसले ने दिया था। ये बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दिया था, A.G. टांसले ने दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं। इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं क्या होती हैं। पहला, सुनिश्चित क्षेत्र होता है, सुनिश्चित क्षेत्र होता है। दूसरा, कार्यशील इकाई होती है, कार्यशील इकाई होती है। तीसरा, खुला क्षेत्र होता है, खुला क्षेत्र होता है। चौथा, अपनी उत्पादकता होती है।
इसकी जो विशेषताएं होती हैं इकोसिस्टम की, मेन टॉपिक आपका इकोसिस्टम ही है। इकोसिस्टम की विशेषताएं होती है, एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, दूसरा कार्यशील इकाई होती है, तीसरा एक खुला क्षेत्र होता है, चौथा अपनी एक उत्पादकता होती है, पांचवा इसके 3 संगठक होते हैं, ऊर्जा, जैविक और अजैविक होता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सुनिश्चित क्षेत्र क्या होता है। जैसे इसमें अध्ययन करेंगे सुनिश्चित क्षेत्र में आपका ये हो सकता है कि घास स्थल का क्षेत्र, सुनिश्चित क्षेत्र, जैसे घास स्थल का क्षेत्र, महासागर का क्षेत्र, महासागर का क्षेत्र, वन का क्षेत्र, मरुस्थल का क्षेत्र, ठीक है। घास स्थल का क्षेत्र हो गया, महासागर का क्षेत्र हो गया, वन का क्षेत्र हो गया, मरुस्थल का क्षेत्र हो गया, तालाब का क्षेत्र हो गया। ये सब क्या होते हैं, इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है। इसका एक अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, इसी में इकोसिस्टम काम करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो था उसकी विशेषता है कार्यशील इकाई होती है। कार्यशील इकाई, कार्यशील इकाई का मतलब ये है जैविक का अजैविक के साथ संबंध होता है। जैसे जैविक का अजैविक के साथ संबंध होता है, जैविक का अजैविक के साथ संबंध होता है। इसमें अगर निर्जीव के साथ संबंध हो गया, कहने में मतलब जीव जंतु नहीं है, पेड़ पौधे ही है, केवल जल है, वायु है, तो क्या होगा, जैसे अजैविक मतलब जल और वायु हो गया, ठीक है। जैविक मतलब जीव जंतु हो गया, जीव जंतु। अगर इसमें कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगी तो कार्यशील इकाई होगी नहीं, अपने आप इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी मतलब जीव जंतु होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हिरन है या हिरन है, तो पेड़ पौधे क्या होंगे, जल से बढ़ेंगे, जल की वजह से बढ़ेंगे। हिरन ऑक्सीजन लेगा तो जीवित रहेगा, और जल से पेड़ पौधे बढ़ेंगे, पेड़ पौधों को कौन खाएगा, हिरन खाएगा। तो ये दोनों के बीच में एक अपना संबंध होता है। अगर एक भी चीज़ें नहीं रहेंगी, मान लीजिए अजैविक नहीं रहेगी, तो जीव जंतु नहीं जिंदा रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि इससे पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा। ये नहीं रहेगा, पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीव जंतु अपने आप नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपस में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। तीसरा है एक ओपन क्षेत्र होता है, तीसरा है एक ओपन क्षेत्र होता है। ओपन क्षेत्र का तात्पर्य ये है कि आज़ादी से, जैसे वहाँ पर मानव हस्तक्षेप कम हो। खुला क्षेत्र का मतलब है मानव हस्तक्षेप कम हो, मानव हस्तक्षेप कम हो। जैसे मान लीजिए एक चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर है, तो उसमें अगर मनुष्य शेर को मांस दे रहा है तो उसका हस्तक्षेप है, उसमें शेर के प्रति उसका हस्तक्षेप है। मानव मांस दे रहा है तब शेर खा रहा है। अगर शेर खुद शिकार करके खा रहा है, जैसे जंगल से हिरन पकड़ के खा रहा है, उसके बाद खरगोश खा रहा है, तो उसका वहाँ पे हस्तक्षेप कम है। तो ओपन क्षेत्र का मतलब वहाँ पर शेर को आज़ादी है, शेर का जो इच्छा है वह खा रहा है, हिरन खाने का इच्छा हिरन खा रहा है, खरगोश खाने की इच्छा खरगोश खा रहा है। तो वहाँ पर मानव हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तब इकोसिस्टम का विकास अच्छा होगा। चौथा है खुद की अपनी उत्पादकता होनी चाहिए। उत्पादकता में मतलब पेड़ पौधों का विकास होना चाहिए, उत्पादकता, उपभोक्ता, उपभोक्ता। उत्पादकता में पेड़ पौधे, उत्पादकता में पेड़ पौधे, ठीक। उसके बाद उपभोक्ता में 3 आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता।
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय। पेड़ पौधों को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा? खरगोश को सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। ये उत्पादकता है, ठीक है। और चौथा चीज है आपका, इसके 3 संगठक है। 3 संगठक कौन है? अगर तीनों सारी जो विशेषताएं अगर कुछ कोई भी कम हो रही है तो इकोसिस्टम का विकास नहीं होगा। संगठक में 3 संगठक में पहला था ऊर्जा, दूसरा था जैविक, तीसरा था अजैविक, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा से क्या होगा? पेड़ पौधों का विकास होगा। पेड़ पौधों का विकास होगा, ठीक है। पेड़ पौधों से क्या निकलेगी? वायु निकलेगी। इसमें अजैविक में जल भी आता है, ठीक है। इसमें जीव जंतु, ठीक है। पेड़ पौधों को कौन खाएगा? जीव जंतु खाएंगे, ठीक है। जीव जंतु क्या? ऑक्सीजन। जीव जंतु क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। तो आपस में सबका एक संबंध होता है। ऊर्जा से क्या होगा? पेड़ पौधे अपना विकास करेंगे। पेड़ पौधों से क्या निकलेगी? ऑक्सीजन निकलेगी। ऑक्सीजन को कौन लेंगे? जीव जंतु लेंगे, ठीक है। पेड़ पौधे बढ़ेंगे कैसे? जल की वजह से बढ़ेंगे। तो सबका आपस में एक संबंध होता है। बताया गया शुरुआत में, वातावरण का जीव जंतु के साथ संबंध होता है, जो आपस में अंतः क्रिया करते हैं, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं हो गई। विशेषताओं के बाद हम देखेंगे इकोसिस्टम कैसे मजबूत होता है। विशेषताओं के बाद हम देखेंगे इकोसिस्टम कैसे मजबूत होता है। इकोसिस्टम कैसे मजबूत होता है। सिस्टम कैसे मजबूत होता है। तो सबसे पहले है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड। दूसरा है ऊर्जा पिरामिड। तीसरा है फूड चेन, ठीक। ये तीनों चीजें अगर अच्छी रहेंगी तो इकोसिस्टम आपका मजबूत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संख्या पिरामिड क्या होता है। संख्या पिरामिड क्या होता है। पेड़ पौधे आएंगे इसमें। पेड़ पौधे, हिरन, खरगोश, टिड्डा, टिड्डा को खाएगा, टिड्डा को खाएगा, सांप, सांप को खाएगा, बाघ, ठीक है। इसमें क्या होता है? उत्पादकता। उत्पादकता में पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे सूर्य की एनर्जी से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका संख्या पिरामिड का जो ग्राफ बनता है हमेशा सीधा बनता है, एक सीधा ग्राफ है। तो संख्या पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है। तो उस सबसे ज़्यादा क्या होने चाहिए? अगर इसका आधार ज़्यादा होगा, संख्या पिरामिड में
उत्पादकता का आधार बड़ा होना चाहिए। अगर आधार बड़ा होगा तो इकोसिस्टम मजबूत होगा। ठीक, क्यों मजबूत होगा? जैसे पेड़ पौधों को कौन खाएगा? टिड्डा खाएंगे, टिड्डा को सांप खाएगा, सांप को पाँच खाएगा। ठीक, अगर पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई, पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई तो टिड्डा को भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो मरने लगेंगे, वो टिड्डा मरने लगेंगे तो सांप मरने लगेंगे, सांप मरने लगेंगे तो बाज अपने आप मर जाएगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम मजबूत होने के लिए इसका उत्पादकता का जो आधार होना चाहिए वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, अगर हाँ पेड़ पौधों की मात्रा ज़्यादा है तो टिड्डा अपना भोजन आसानी से बना खा लेंगे। टिड्डा की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो सांप आसानी से जीवित रहेंगे, सांप आसानी जीवित रहेंगे तो बाज आसानी से जीवित रहेंगे। उसके बाद हम ऊर्जा पिरामिड को देखते हैं। ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा पिरामिड का भी ग्राफ सीधा बनता है। इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जैसे जैसे जो भोजन करेगा 10% कम हो जाएगा। अगर उत्पादकता 100% है, ठीक 100% है तो इसका 10% कम हो जाएगा। इसके बाद प्राइमरी उपभोक्ता जो होगा, द्वितीयक उपभोक्ता जो होगा और तृतीयक उपभोक्ता जो होगा, 10% एनर्जी कम होती जाएगी। इसके पास 100% है, 100 का 10% कितना होगा? 90 होगा। 100 का 10% तो 10 आ गया। इसका मतलब यहाँ कितना बचा? 90 बचा। ठीक, 90 का 10%, 90 का 10% 81 आ जाएगा। 81 का 10% 72। ठीक, तो 10% एनर्जी कम होती जा रही है। एनर्जी कितना कम हो रही है? 10% एनर्जी कम होती जा रही है। तो देखिए यहाँ पे 100 था, यहाँ 90 हो गया, 81 हो गया, 81 के बाद 72 हो गया। ठीक है, 72 पॉइंट समथिंग रहेगा। ठीक, तो देख रहे हैं हम एनर्जी ऊपर ट्रांसफर कम होती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। इसी हिसाब से 10% ट्रांसफर कम होता जाएगा। अब सबसे बाद में, सबसे लास्ट में हम अध्ययन करेंगे फूड चैन के बारे में। ऊर्जा पिरामिड में यह है कि जैसे कि पेड़ पौधों को जो अगर टिड्डा खाएगा उसको 10% एनर्जी कम मिलेगी, और टिड्डा को अगर सांप खा रहा है तो उसको, या मेढक खा रहा है तो मेढक को भी 10%, टिड्डा की तुलना में उसको मेढक को 10% कम मिलेगी, और मेढक को अगर सांप खा रहा है तो उसको और 10% कम हो जाएगी। एनर्जी का ट्रांसफ़र जो होता है 10% कम होता जाएगा। इसका मतलब उत्पादकता के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक, अब हम अध्ययन करेंगे फूड चैन के बारे में। तीसरा पॉइंट है फूड चैन, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, तो इसमें क्या होता है? उत्पादकता होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता में 3 होते हैं, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बाद अपघटक होता है, अपघटक होता है। उत्पादकता में पेड़ पौधे आते हैं, उत्पादकता में पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे अपनी एनर्जी कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आता है, द्वितीयक आते हैं, तृतीयक आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में मान लीजिए टिड्डा हो गया, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप। ठीक है, उसके बाद ये सांप जब मर जाएगा तो अपघटक का काम कौन करेगा? जीवाणु और कवक काम करेंगे। अपघटक में जीवाणु और कवक आते हैं। अपघटक में जीवाणु और कवक आते हैं। उस सांप को सड़ा गला करके मिट्टी में कन्वर्ट करेंगे, और मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होगी। मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी तो फिर पेड़ पौधों का विकास बहुत तेज़ी से होगा, अच्छा विकास होगा। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु और कवक को सफाई कर्मचारी कहते हैं। जैसे जीव जंतु अगर मांस को नहीं सड़ा रहे हैं तो क्या होगा? स्मेल करेगा, एक प्रकार का प्रदूषण का कारण बनेगा।
तो उसी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी हो जाती है और वो अपने आप प्रदूषण भी खत्म हो जाता है। इसलिए जीवाणु और कवक को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का सफाई कर्मचारी कहते हैं। ठीक, अब हम अध्ययन करेंगे इकोसिस्टम। सबसे बड़ा कौन सा इकोसिस्टम है? सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है? अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, तो कौन सा? महासागर है। महासागर है। आपको पता होगा लगभग 70% भाग स्थलीय है, 70% भाग जल है। पृथ्वी पर 70% भाग जल है। इसका मतलब महासागर का विस्तार ज़्यादा, महासागर में पारिस्थितिकी तंत्र ज़्यादा पाया जाता है। और अगर पूछे इकोसिस्टम में अस्थाई पारिस्थितिकी कहने मतलब अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो भी महासागर है, तो भी महासागर ही है। कैसे, इसको समझते हैं हम। कहने मतलब कोई वन है, वन में अगर 1 या 2 साल वर्षा नहीं होती है, मान लीजिए जंगल है, वन है, 1-2 साल वर्षा नहीं होती है, तो क्या होगा, यहाँ पर पेड़ पौधे नष्ट होने लगेंगे। पेड़ पौधे नष्ट होने लगेंगे, वहाँ पे जीव जंतुओं का विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें बदलाव होना शुरू हो जाता है। मगर महासागर में क्या होता है, 1 साल वर्षा नहीं होगी, उसके बाद भी वही जल वाष्पित होकर के फिर समुद्र में आता है, नदियों के माध्यम से। समुद्र का ही जल वाष्पित होता है, उसके बाद वर्षा के माध्यम से वहीं पे आ जाता है। 1 साल वर्षा हुई नहीं हुई, 2 साल नहीं हुई, 4 साल नहीं हुई, तो इससे उस महासागर के जीव जंतुओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा परिवर्तन कहाँ पर हो जाएगा, वन पे हो जाएगा, घास स्थल पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं इकोसिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। इकोसिस्टम का प्रकार, इकोसिस्टम का प्रकार, इकोसिस्टम का प्रकार, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित प्राकृतिक में आपका वन हो गया, महासागर हो गया, घास स्थल हो गया। मानव निर्मित में क्या हो गया, खेत हो गया, प्रयोगशाला हो गई, चिड़ियाघर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक वन नेचुरल माध्यम से, नेचर के माध्यम से वन का विकास होता है, महासागर का विकास, घास स्थल का। मानव निर्मित में क्या होता है, खेत, जैसे धान की आप फसल की पैदावार कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, जीव जंतुओं का अपने आप विकास हो जाता है। वह धान के खेत में जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनसे अंतःक्रिया करके उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं। उसी प्रकार प्रयोगशाला में भी होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम 2 प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित होती है, दूसरा प्राकृतिक होती है। तो हमने अध्ययन किया है जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। तो हमारा जो मेन विषय था इकोसिस्टम ही था। तो अब एक बार हम देखते हैं क्या क्या हमने अध्ययन किया। पहले हमने अध्ययन किया इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, या जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम वातावरण और जीव जंतु के साथ में जो संबंध होता है उसको अध्ययन करते हैं। समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती गई और इकोलॉजी की परिभाषा बदलती गई। उसके बाद हम देखें इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या है, एक प्राकृतिक इकाई है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, जीव जंतु का वातावरण के साथ अंतर संबंध होता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद हम अध्ययन किए उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी 5 विशेषताएं हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने देखा है कि कौन कौन सी मजबूत करती है इकोसिस्टम को, कौन कौन से, संख्या पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड और खाद्य श्रृंखला। उसके बाद हमने देखा है कि अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है या सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। उसके बाद हमने देखा कि इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। इकोसिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानव निर्मित होता है, दूसरा होता है प्राकृतिक होता है। तो इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है।
ठीक है। तो मानव निर्मित में प्रयोगशाला हो गया, खेत हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू।